नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने काम में बिजी होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ निजी कारण थे और संसाधन पूरे नहीं थे। संसाधनों का अभी भी अभाव है। आप सेटअप देख रहे हैं, पीछे ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम और भी रह रहा है। लेकिन ये मुद्दा जो आप पीछे देख रहे हैं ये काफ़ी ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए सोचा गया कि क्यों ना आज इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेकार है या बहुत रोमांचित है, ऐसा नहीं है। टॉपिक ऐसा है जो दो देशों के विवाद के कारण पूरा विश्व आज इससे प्रभावित हो रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे। एक पहला क्वेश्चन ये रेज होगा, क्या किसी के द्वारा दिया गया गिफ्ट वापस छीना जा सकता है? क्वेश्चन ये रेज होगा कि कैसे विश्व की इकोनॉमी एक देश के कारण प्रभावित होती है। क्वेश्चन ये रेज होगा कि भारत के सामने क्या चैलेंज है। क्वेश्चन ये रेज होगा कि आखिर इस मुद्दे में चीन और अमेरिका का क्या रोल है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से दिमाग लगाकर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से भी आप शौकीन हैं कि आप इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में जानें, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानें, तो उस पर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को और जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे मुद्दों को और बहुत सारी चीज़ों को। आपको बहुत कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आप एक मैप देखिए मेरे सामने। ये वो एरिया है आज वर्ल्ड का जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आज ये एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देख रहे हैं ये। अब इसकी कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले आप इसको मैप में देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन, ये देश है जिसे बोलते हैं यूक्रेन। और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है इसकी कीव। इसकी राजधानी क्या है? कीव है। अभी पिछले कुछ दिनों में ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये न्यूज में क्यों है और क्या रीजन है कि इस न्यूज में होने का कारण क्या है। सो वन बाय वन करके समझने की बहुत अच्छी सी कोशिश हमारी रहेगी। सो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए और इसके पड़ोसी देशों को देख लीजिए। आप देखिए, यूक्रेन एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? रूस के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, यूक्रेन एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? रूस के साथ। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में ये इसलिए है, इसके कई कारण है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसकी पूरी हिस्ट्री को समझाते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आजकल आपने देखा होगा ये मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में है और बहुत ज्यादा न्यूज का हिस्सा बना हुआ है। तो इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सो वन वन करके चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको मैप देख लीजिए। इसके पड़ोस में रसिया है, इसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पे रोमानिया देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रिया है। ये यहाँ पर पोलैंड है। ठीक है, इतने देशों के साथ ये सीमा अपनी साझा करता है। एक, दो, फिर आपका ये इधर आपका ये तीन, ठीक है, तीन, और ये आपका चार देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये काला सागर है आपका, ब्लैक सी है, ये आपका अजोग सी है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो जानने की इसको कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में है। तो शुरू कर देते हैं आज के अपने टॉपिक को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि क्या है और किस तरह है। आजकल आपने ऐसी न्यूज बहुत ज्यादा देखी होंगी, ऐसी तस्वीरें आपके सामने बहुत देखने को मिली होंगी। देखिए, ये रसिया के द्वारा अटैक किया गया, इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये राष्ट्रपति है जेलेंस्की, जिनका कहना है कि हमें जंग में सबने अकेला छोड़ दिया, कोई भी देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। टॉपिक काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि बेकार भी है और काफी ज्यादा इंटरनेशनल सिनेरियो को प्रभावित करने वाला है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में विवाद है तो उसका समाधान बातचीत से निकाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आज इन दोनों की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि युद्ध की संभावना बन रही है। युद्ध की संभावना नॉर्मल संभावना नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। तो वन वन करके समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं टॉपिक को। ध्यान से
आप अच्छी तरीके से इसको सुनिएगा। देखते हैं जरा क्या है इसमें। अब आगे ऐसे ये फोटोज तो आपने देख लिए होंगे, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आप एक और मैप देखिए यहाँ पे, ये मैप है यूक्रेन का, ठीक है, ये मैप यूक्रेन का है। ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, रशिया यहाँ पे पूरा टच करता है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। मैप दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। यूक्रेन आप जानते हैं एक पूर्ण रूप से स्वायत्त देश है, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ अभी आपको पता लगेगा, अभी बात मैप में थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक पर, क्या है ये टॉपिक और कैसे शुरू होता है। सो ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, क्या है ये टॉपिक, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए क्या है ये, रूसी क्रांति 1917 में जारशाही शासन की समाप्ति के बाद यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आप जानते हैं 1917 से पहले रूस एक एम्पायर हुआ करता था और इस रूस पर जो शासन चलता था उसे बोलते थे जारशाही शासन। लेकिन 1917 में रूसी क्रांति हुई और इस रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। तो लेनिन ने जब क्रांति की तो उसके बाद क्या देखने को मिला कि जारशाही साम्राज्य समाप्त हो गया। अब जारशाही साम्राज्य के समाप्त होने के बाद क्या हुआ, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना 1917 में। 1917 में यूक्रेन ने भी अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी, घोषणा कर दी और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन 1920 तक यूक्रेन एक स्वतंत्र देश रहा, लेकिन 1920 में ही क्या देखने को मिला, यूक्रेन ने यूएसएसआर को ज्वाइन कर दिया और यूक्रेन किसका हिस्सा बन गया, यूएसएसआर का हिस्सा बन गया, यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। और ये 1920 से लेकर 1991 तक, यानी कि 1920 से लेकर 1991 तक ये किसका हिस्सा रहा, तो 1921 तक ये हिस्सा रहा किसका, आपको पता होना चाहिए, ये रहा यूएसएसआर का, यानी कि ये यूएसएसआर में शामिल रहा कौन, तो आप कहोगे यूक्रेन। इतनी बात समझ में आई, यूक्रेन शामिल रहा। अब यूक्रेन जब इसका हिस्सा रहा तो फिर अब क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो अभी आपको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा। 1991 में आप जानते हैं क्या देखने को मिला, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर के विघटन होने के बाद फिर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना और स्वतंत्र देश बनने के बाद यहाँ पर चीजें ठीक से चलना शुरू हो गई, ठीक से चीजें चलने लगी, चीजें बढ़िया चली, आगे बढ़ा और ये डेवलप करना शुरू हो गया। तो अब क्या मुद्दा है ये भी आपको समझना है, ध्यान से सुनिए। आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जरा अब आगे क्या है, अब जरा यहाँ पे आइए, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति 1939 से लेकर, ठीक है, 1939 से लेकर कब तक है, देखिए 1939 से लेकर आप जानते हैं 1945 के बीच में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अब समझिए जरा, इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं दो शक्तियां मिल रही थी, एक जिसको कहा जाता था मित्र राष्ट्र और एक राष्ट्र, और एक को कहा जाता था ध्रुवीय राष्ट्र। ये दो शक्तियां थी, ध्रुवीय राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र की दो शक्तियां थी। अब ये जो जो दो शक्तियां थी, इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। और आप जानते हैं इसमें मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, विजयी होते हैं और ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों बताया, तो मैंने इसको बैकग्राउंड को बताने के लिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति देखने को मिली और ये द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। अब देखिए इसी युद्ध में आपने देखा होगा कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों एक दूसरे के साथ थे, यानी कि यूएसएसआर और कौन साथ में, यूएसए, दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये वॉर लड़ रहे थे या इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये दोनों के दोनों। अब ये एक साथ हुए मित्र राष्ट्र, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको असली कहानी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें अब आपको क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी। देखिए अब जानते हैं शीत युद्ध हुआ, ठीक है। इस शीत युद्ध में दो पावर हो गई, मैंने क्या बताया आपको, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के साथ रह के काम कर रहे थे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रह के काम कर रहे थे तो ऐसा क्या देखने को मिला कि 1945 में शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका एक तरफ हो गया और यूएसएसआर एक तरफ हो गया। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इसके कुछ मोटे मोटे रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में विचारधारात्मक होड़ लग गई थी। अमेरिका की विचारधारा अलग थी, यूएसएसआर की विचारधारा अलग थी। यूएसएसआर जहां फॉलो करता था
कौन से सिस्टम को? कम्युनिज्म को। तो वही अमेरिका फॉलो करता था पूंजीवाद को, डेट मीन्स कैपिटलिज्म को। इसके बाद दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष होने लगा, दोनों के बीच में तनाव देखने को मिलने लगा, और यही तनाव के कारण क्या देखने को मिला कि दोनों ही दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, और दो ग्रुप में डिवाइड होने के बाद दोनों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई, और उसी तनावपूर्ण स्थिति को क्या नाम दिया गया? ये नाम दिया गया क्या? तो आप कहोगे ये नाम दिया गया शीत युद्ध। ठीक है, दोनों के बीच बनने वाली तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध नाम दिया गया, जो 1945 से लेकर 1991 में देखने को मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, इस युद्ध में क्या हुआ। इस युद्ध में दो ग्रुप बने, एक ग्रुप नाटो। अभी नाटो की एंट्री आपको समझ में आएगी यूक्रेन के मुद्दे में। एक ग्रुप बना नाटो और दूसरा ग्रुप बना वार्सा पैक्ट। नाटो जो बना वो बना था अप्रैल 1949 में। ठीक है, ये बना 1949 में बना। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य शामिल थे। अब नाटो के संविधान का, नाटो का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल 5 के अंदर एक प्रोविजन है, आर्टिकल 5 के अंदर एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन ये है कि नाटो के अगर एक, समझने की कोशिश करना, नाटो के अगर एक देश पर अटैक होता है, वो अटैक सब देशों पर माना जाएगा, सब देशों पर माना जाएगा। यानी कि नाटो के अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो नाटो के सब देशों पर वो अटैक माना जाएगा। ये इस प्रिंसिपल के साथ अप्रैल 1945 में अमेरिका के द्वारा शुरुआत में 12 देशों के साथ मिलकर नाटो की स्थापना की गई। अब जब ये स्थापना की गई तो देखने को क्या मिला कि अधिकतर देश यूएसए की तरफ आकर्षित होने लगे, और जब आकर्षित होने लगे तो यूएसएसआर को लगने लगा कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हमें भी ऐसी सुरक्षा मिल सके। तो यूएसएसआर भी कहां पीछे रहने वाला था उस टाइम पर? तो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने, ये गलत लिखा है यहां पर, 1955 में यूएसएसआर ने भी अपना एक संगठन बना लिया जिसे हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1955 में क्या यूएसएसआर ने भी अपना एक संगठन बना लिया जिसे हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं, और इस तरह दोनों के बीच में चीजें चलना शुरू हो गई। अब ये युद्ध, शीत युद्ध चलता था, कई सालों तक शीत युद्ध चलता था, और आप जानते हैं कई सालों तक ये समस्या देखने को मिली। तो फाइनली क्या हुआ कि इस विवाद का अंत हुआ 1991 में। 1991 में क्या हुआ? सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो आप जानते हैं ये भी खत्म हो गया। यूएसएसआर के विघटन के साथ ही आपने देखा वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। अब जैसे ही वार्सा पैक्ट खत्म हुआ, अब ये संपूर्ण विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर उभरा। अमेरिका संपूर्ण विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर उभरा, और यूएसएसआर के विघटन के साथ ही क्या हुआ? जो इसमें 15 देश शामिल थे, यूएसएसआर में मैं बताना भूल गया, 15 देश शामिल थे, ये 15 के 15 क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये 15 के 15 देश क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और जैसे ही 15 के 15 देश स्वतंत्र हुए, क्या देखने को मिला? इसमें एक देश यूक्रेन भी था। एक देश कौन सा था? यूक्रेन था। अब आपको विवाद का कारण समझ में आएगा। अभी भी 2-3 बातें समझिएगा, जब मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। तो 1991 में क्या देखने को मिला? इसका खात्मा हो गया। इतनी बात बताइए, आपको क्लियर हुई है? चलिए आगे मैं कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तो शीत युद्ध का दौर आपको समझ में आ गया, क्या हुआ था, नाटो कैसे पावर में आया, नाटो का प्रिंसिपल, आर्टिकल 5 क्या था, आपको क्लियर हुआ। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी नाटो के एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ये समझ में आया। फिर उसके बदले में अमेरिका ने यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और आगे कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे आता है, ध्यान से सुनो। अब एक और विवाद का कारण क्या है, यहीं पर क्रीमिया की कहानी और सुन लो, तब आपको और अच्छे से समझ में। क्रीमिया क्या है? क्रीमिया आपको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, पहले मैप देख लीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रीमिया की कहानी। देखिए क्रीमिया क्या है, आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, काफी न्यूज में रह रहा है आजकल। ये इनकी राजधानी है, ये डेनिपर रिवर है, आप देख लीजिए, ये सी ऑफ अजोब है, और ये ब्लैक सी, ये आप सारी चीजें वहां पे देख लीजिए, ये सी ऑफ अजोब है। मैं पहले एक बार चेंज कर देता हूं, ठीक है। आप ये देखिए, ये सी ऑफ अजोब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये आपका यूक्रेन है, ये आप देख लीजिए, यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, ये इनकी राजधानी है कीव, ठीक है, ये आप देखिए, और ये है पूरा ऊपर रसिया। आप जरा समझ लीजिए कहानी क्या है। देखिए इसको समझाने से पहले आप थोड़ा सा इसके अंदर आइए। आपने ये देख लिया, आपको लोकेशन क्लियर हो गई, क्रीमिया ये है। आपको क्रीमिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो जरा क्रीमिया भी आप देख लीजिए। क्रीमिया ये है, क्रीमिया ये है, ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब आप जानते हैं, ये पूरा क्रीमिया। पेनिनसुला का मतलब जानते हैं, आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए क्या है। पेनिनसुला मतलब होता है कि वो क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है।
तो आप इसको देखिए, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये ऊपर लैंड है और ये तीन तरफ से, एक तरफ दो तरफ और ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये हो गया आपका, और ये इधर ब्लैक सी है और ब्लैक सी, और अब देखिए ब्लैक सी और अजोब सी के बीच में आपको ये क्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे सुनते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इसकी कहानी समझ लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। इसकी कहानी पे देखते हैं, कुछ बातें इसकी कहानी पे नजर आते हैं। देखिए क्या क्रीमिया की कहानी, शीत युद्ध की शुरुआती सालों में यूएसएसआर के नेता, एक्चुअली क्या था कि क्रीमिया वाले क्षेत्र में एक समूह रहता था जिसको बोलते हैं ततार समूह। क्या बोलते हैं जिसको? ततार समूह। समझिए जरा, क्रीमिया वाले क्षेत्र में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम है ततार समूह। तो हुआ क्या था, यूएसएसआर के नेता स्टालिन ने इन ततार समूहों को क्रीमिया से बाहर कर दिया और इनको स्टालिन वाले जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां पर इनको भेज दिया। यानी कि इस ततार समूह को कहां पर भेज दिया गया? यहां पर साइबेरिया वाले क्षेत्र में भेज दिया गया, और इनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास थी, और 2 लाख के आसपास ततार समूह के लोगों को इन्होंने कहां भेज दिया? आप याद रखिएगा, इनको भेज दिया कहां पर? साइबेरिया वाले क्षेत्र में। जब इन लोगों को साइबेरिया वाले क्षेत्र में भेजा, समझने की कोशिश करिएगा, जब इन लोगों को साइबेरिया वाले क्षेत्र में भेजा और साइबेरिया में भेज दिया तो क्या देखने को मिला? देखने को ये मिला कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई, इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ये ततार समूह एक ऐसा समूह बन गया जो समस्याएं झेलता रहा और काफी प्रॉब्लम का सामना काफी सालों तक ये करता रहा। अब हुआ क्या, 1954 में मृत्यु हो जाती है किसकी? स्टालिन की। और स्टालिन की मृत्यु के बाद कौन अगले नेता बनते हैं? निकिता क्रुश्चेव। आप इनके बारे में जानते होंगे, क्यूबा मिसाइल संकट के समय इनको आपने जिक्र किया होगा। अगले नेता कौन बनते हैं? निकिता क्रुश्चेव बनते हैं। और निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया वो आपको मैं कहानी बताता हूं। उन्होंने क्या किया कि क्रीमिया जो कि पहले रसिया का पार्ट था वो दे दिया किसको? वो दे दिया यूक्रेन को, और उनको गिफ्ट कर दिया कि आप लीजिए, आप इस गिफ्ट को संभालिए, आपके एरिया में ज्यादा आता है, इसलिए क्रीमिया आज से आपका हो गया। 1954 में, ठीक है, 1954 में क्रीमिया सौंप दिया किसने? निकिता क्रुश्चेव ने। किसको सौंप दिया? तो ये सौंप दिया, बताइए, यूक्रेन को। अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या था, क्यों सौंपा, आखिर क्या रीजन था? तो देखिए 1654 में 1654 में यूक्रेन रूसी जॉर्डन का हिस्सा बना। रूसी जॉर्डन का हिस्सा बना। जॉर्डन ये जॉर्डन है, ठीक है, ये रूसी जॉर्डन का हिस्सा बना। कौन? यूक्रेन। अब 1954 में इसके 300 साल कंप्लीट हो रहे थे, और इन 300 सालों को यादगार बनाने के लिए क्या किया? रसिया ने ये जो क्रीमिया वाला क्षेत्र था वो सौंप दिया किसको? यूक्रेन को। तो 1954 में ये हुआ। अब यूक्रेन को सौंप दिया गया तो सब कुछ शुरुआत में तो नॉर्मल चलता रहा, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का खात्मा होगा, चीजें खत्म होना शुरू होंगी। देखिए इस घटना के 1954 में 300 साल पूरे हुए, जिसके चलते यूएसएसआर के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को उपहार के रूप में यूक्रेन को दे दिया। मैंने आपको बताया, उपहार के रूप में यूक्रेन को दे दिया गया। अब ये यूक्रेन के अंडर में आ गया था। कौन? बताइए। तो क्रीमिया यूक्रेन के अंडर में आ गया। कब तक? जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था तब तक। अब कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें जानने को मिलेगी। आज थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि चीजें अभी सेटल नहीं होंगी प्रॉपर, स्टूडियो प्रॉपर सेटल नहीं है, इस वजह से थोड़ी चीजें ऐसी देखने को मिल सकती है। लेकिन बस समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा और चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज मैनेज करिएगा, नेक्स्ट उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। अब आगे देखिए जरा, आगे क्या होता है, ठीक है, आगे होता है, मैंने मैप दिखा दिया। अब जरा आइए, समय आता है 1991 का। पहले 1991 की कहानी सुन लीजिए, फिर 2000 इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। 1991 का समय आया। 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर का हो गया खात्मा। अब यूएसएसआर का खात्मा होने के बाद समझिएगा, यूएसएसआर के खात्मे होने के बाद यूक्रेन बना एक स्वतंत्र देश। यूक्रेन स्वतंत्र देश बना, और यूक्रेन स्वतंत्र देश बनने के बाद भी क्रीमिया अभी भी किसके पास है? क्रीमिया अभी भी यूक्रेन के पास था। इस टाइम पर यूक्रेन के पास है अभी भी क्रीमिया। 1991 की बात कर रहा हूं, क्रीमिया अभी भी यूक्रेन के पास है, सब कुछ यूक्रेन के अंडर में था। अब होता क्या है, चीजें चलने लगी, स्मूथ होने लगी, और यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन समय आता है 2008 का, और वो 2008 का समय यूक्रेन के लिए बढ़िया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको उस पर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। समय आता है 2000 किसका? 2000 समय आता है आपका 2008 का।
2008 के समय में क्या होता है, यूरोप में मंदी आ जाती है। यूरोप में मंदी आ जाती है। यूरोप में जब मंदी आ जाती है तो यूक्रेन की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। यूक्रेन की स्टील की मांग खत्म हो जाती है। यूक्रेन की सूरजमुखी का जो तेल की मांग होती है वर्ल्ड में वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे यूरोप की जनता, यूरोप की सरकारों के प्रति रोष उत्पन्न होने लग जाता है। अब यूरोप के अंदर जब 2008 की मंदी आई, इसका असर यूक्रेन पे भी पड़ा, तो यूक्रेन के लोग डिमांड करने लगे कि यूक्रेन को किसमें शामिल कर दिया जाए, यूक्रेन को शामिल कर दिया जाए ईयू में। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन में शामिल कर दिया जाए। ये डिमांड होने लगी कि यूक्रेन को ईयू में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि अगर ये ईयू का हिस्सा बन जाएगा तो यूक्रेन की पहुंच यूरोपियन यूनियन के देशों तक हो जाएगी, यूरोपियन यूनियन के मार्केट तक हो जाएगी। अगर मार्केट तक उसकी पहुंच हो जाएगी तो आसानी से यूक्रेन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और तेजी से अपने आप को डेवलप कर सकता है। इस प्रकार की मांग उठना शुरू हो गई। कहां पर? यूक्रेन के अंदर। लेकिन जब यूक्रेन के अंदर ये मांग उठना शुरू हो गई तो आप जानते हैं यूक्रेन के देश में भी, यूक्रेन में भी दो टाइप के लोग रहते हैं। एक वो लोग जो सरकार का समर्थन करते हैं, एक वो लोग जो आज भी रूस के साथ जाना चाहते हैं। तो जैसे ही मांग उठना शुरू हुई कि यूरोपियन यूनियन को हिस्सा बना दीजिए, किसका? यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना दिए, कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जबकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, तो चीजें काफी खराब होना शुरू हो गई। समस्या कब देखने को मिली ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि समय आएगा 2013 का। 2013 का जब समय आएगा तो वहां के लोग डिमांड करेंगे, प्रदर्शन होगा कि आप यूक्रेन को शामिल कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लीजिए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो उसके कारण उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। अब यहीं से समझिएगा विवाद, अब आपको समझ में आएगा असली विवाद कहां से शुरू होता है। देखिए जनाब, मैं इसको एक बार आ जाता हूं यहाँ पे। देखिए एक बार आप यूक्रेन की मंदी आपको समझ में आई। 2008 की मंदी के बाद यूक्रेन का यूरोपीय संघ में भाग बनना या शामिल होना देखेंगे अभी क्या था ये जरा। उससे पहले हम अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब जरा क्या है, अब क्या हुआ 2013 में। 2013 का समय आया। देखिए अब 2013 में क्या देखने को मिला? 2013 में देखने को मिला कि राष्ट्रपति यानुकोविच ने, राष्ट्रपति वहां के कौन थे? यानुकोविच। उन्होंने कहा कि लोग जब प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उनके ऊपर कि आपको पार्ट बनना चाहिए, आपको शामिल हो जाना चाहिए, आपको यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहिए, लेकिन यानुकोविच ने मना कर दिया। और जैसे ही यानुकोविच ने मना किया कि हम यूरोपियन संघ का भाग नहीं बनेंगे, उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। चारों तरफ से राष्ट्रपति हाउस को घेर लिया गया, जिसके कारण यानुकोविच क्या हुए? भागकर रसिया में शरण ली उन्होंने। और जैसे ही रसिया में शरण ली और विपक्ष सत्ता में आया, विपक्षी पार्टियां सत्ता में आई, उसके तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन को शामिल करने की जैसे ही शुरुआत हुई, रूस ने इसका विरोध किया और विरोध के बदले में क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। क्या हुआ? क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। और जो ध्यान सुनिए 1954 में निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया किसको दिया था? यूक्रेन को दिया था। वही क्रीमिया उसने वापस ले लिया। और जब क्रीमिया वापस ले लिया तो क्या देखने को मिला? क्रीमिया अब फिर दोबारा से किसके अंडर में आ गया? फिर दोबारा से रूस के अंडर में आ गया। कब? 2014 में। और 2014 में ऐसे ही उसको कब्जा कर लिया रूस ने। उसके बाद यहां पर याद करिए क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनमत संग्रह करवाएगा और जब यहां पर जनमत संग्रह करवाया गया तो 60% के आसपास लोगों ने ये कहा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं? वो किसके साथ रहना चाहते हैं? तो वो रूस के साथ रहना चाहते हैं। 60% से ज्यादा लोगों ने ये कहा रूस के साथ रहना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्रीमिया पर कब्जा हुआ, क्रीमिया के लोग ही बोल रहे हैं रूस के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो याद करिए स्टालिन का वो ततार समूह, स्टालिन ने ततार समूहों को कहां भेज दिया था? क्रीमिया। और वहां पर किसको बसा दिया था? वहां पर बसा दिया था स्लाव को। और स्लाव कौन होते हैं? रूसी लोगों को ही स्लाव कहा जाता है। इनको बसा दिया था। अब इनकी संख्या, स्लाव की संख्या वहां ज्यादा थी और ततारों की संख्या कम थी। और ततारों की संख्या जब कम थी तो इसके कारण ये जनमत संग्रह में ततार हार जाते हैं और रूसी लोग जीत जाते हैं। और इसके बाद जनमत संग्रह में ये निर्धारित होता है कि क्रीमिया किसके साथ रहना चाहेगा? क्रीमिया रूस के साथ रहना चाहेगा। क्या एक आइडिया इतना मेरा क्लियर हुआ है आपको? जल्दी बताइए। चलिए आगे आप समझने की कोशिश करिए। आगे आ जाइए जरा इसमें देखिए। अब क्या मैं समझ रहा था आपको? ये राष्ट्रपति यानुकोविच समझ में आ गया। कैसे यूक्रेन ने दोबारा से रसिया ने इस पर कब्जा किया, ये आपको समझ में आ गया। अभी आप और आगे थोड़ी सी 2-4 बातें और समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से पिक्चर ये पूरी क्लियर हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं आप क्या है, ठीक है। अब आगे देखिए जरा क्या है। मैंने आपको क्या बताया, 2014 में रूस का क्रीमिया पर कब्जा, मैंने समझा दिया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा किया ये मैंने बता दिया। जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह किसके पक्ष में गया, तो वो रूस के पक्ष में गया। क्यों, क्योंकि वहां पर ततारों की संख्या कम थी और स्लाव की संख्या ज्यादा थी, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे समझिए, अब क्वेश्चन उठता है, मेन वजह अब है क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, आखिर क्या रीजन है। देखिए कई बार क्या होता है कि दो पड़ोसियों के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, और जब दो पड़ोसियों के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो एक पड़ोसी चाहता है कि उसके रिलेशन एक ऐसे मजबूत देश के साथ हों, एक ऐसे मजबूत संगठन के साथ हो जिससे कि दूसरा पड़ोसी उसको नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला किसके केस में, तो देखने को मिला यूक्रेन के केस में। रसिया डायरेक्टली दबाव बनाता रहता है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन हिस्सा बन जाए, किसका, यूक्रेन हिस्सा बन जाए, रसिया का यूक्रेन हिस्सा बन जाए। लेकिन यूक्रेन के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जिससे कि वहां पर सरकार बनी रहे, प्रॉपरली काम चलता रहे, चीजें सब कुछ बढ़िया चलती रहे। तो चीजें ये देखने को मिल रही हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बनना क्यों चाहता है। देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि यूक्रेन पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है रसिया का, और जब रसिया का दबाव रहता है तो इस दबाव को दूर करने के लिए यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। याद करिए नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी देश के द्वारा नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला किया जाता है, वो हमला पूरे नाटो पर माना जाएगा और उसका जवाब फिर सारे देश मिलकर देंगे। तो अगर ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बन जाता है और रसिया अटैक करता है, किसके ऊपर, रसिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो वो हमला नाटो पर माना जाएगा और नाटो के देश सारे देश मिलकर जवाब देंगे, जिसके कारण रसिया की हालत खराब हो सकती है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर नाटो का हिस्सा बन जाएगा यूक्रेन तो फायदा क्या होगा, आपस में इन देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो ट्रेड होता है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैन्य साजो सामान आसानी से यूक्रेन को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण यूक्रेन की भी सैन्य शक्ति मजबूत होना शुरू हो जाएगी और यूक्रेन भी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और मुद्दा देखने को मिलता है जो है वो है क्या, अगर नाटो का हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन बन जाएगा तो क्या होगा, अमेरिका की पहुंच बिल्कुल रसिया तक हो जाएगी, बिल्कुल रसिया के पास तक हो जाएगी, और अमेरिका आसानी से उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। तो इन सारे रीजन की वजह से नाटो का हिस्सा बनना चाहता है कौन, यूक्रेन। लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये तो आपने समझ लिया यूक्रेन का पक्ष, अब आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर रसिया को क्या प्रॉब्लम है, रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन उसका हिस्सा बने। या ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या क्यों नहीं चाहता। अब आप यहाँ देखिए, इस मैप को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आप ये देखिए, ये पूरी सीमा, अब ये देखिए यहां से आप इस सीमा को देखिए, ये देखिए पूरी सीमा, ये अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी सीमा रसिया के साथ यूक्रेन साझा करता है। अगर आप समझने की कोशिश करो, आपका कोई दुश्मन है और वो आपके घर के बगल में आके रहने लग जाए, क्या आप सहन कर पाएंगे? नहीं। सेम ऐसा ही रसिया के साथ है। रसिया इस मुद्दे को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो नाटो की पहुंच यहां तक हो जाएगी, यूएसए की पहुंच यहां तक हो जाएगी, और अगर यूएसए की पहुंच यहां तक हो गई तो यूएसए आसानी से इस रीजन में अपने आप को डोमिनेट कर सकता है, आसानी से रसिया की एक्टिविटी को नियंत्रित कर सकता है। रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को तक उसकी पहुंच हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी रसिया नहीं चाहता कि उसके नियर में कौन आए, नाटो आए। नाटो को बिल्कुल भी नहीं चाहता वो यहां पे आए, क्योंकि अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, और ये पोलैंड है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, ये रोमानिया है, ये सारे देश कहीं ना कहीं नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर नाटो का यूक्रेन हिस्सा बनता है तो इसके कारण उसे समस्याएं उठानी पड़ेगी, रसिया की हालत खराब होगी, रसिया के ऊपर एक सामरिक दबाव बनेगा, और रसिया इस प्रकार के किसी भी दबाव को हासिल नहीं करना चाहता, किसी भी दबाव को बिल्कुल भी सहन करना नहीं चाहता। ये रसिया का मानना है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं, कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे समझिए आप क्या है यहाँ पे, देखिए ये समझ में आ गया आपको।
ये यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब रूस यूक्रेन का नाटो में जाने से विरोध क्यों कर रहा है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। नाटो बिल्कुल पास में आ जाएगा, और नाटो अगर बिल्कुल पास में आ गया तो अमेरिका बिल्कुल पास में आ जाएगा। ऐसा यूक्रेन बिल्कुल भी, रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे समझिए असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा अन्य शक्तियों के हित और यूक्रेन को लेकर उनका पक्ष क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आप इसको जानने की कोशिश करिएगा। देखिए, अब इस तनाव के कारण दो शक्तियां दो भागों में विभाजित हो गई। एक हिस्सा रूस और एक जो दुनिया का सरपंच अपने आप को कहने वाला यूएसए है। ये अपने आप को दुनिया का सरपंच कहता है। हमें सरपंच शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या कहता है, दुनिया का सरपंच अपने आप को मानता है। चलो समझ लेते हैं इसको एक बोर्ड के ऊपर। अब देखिए समझिए, एक तरफ है यूक्रेन और एक तरफ है कौन, एक तरफ है आपका रसिया यानी कि रूस, और दूसरी तरफ है यूएसए। यानी कि यहां पर भी दो भागों में डिवाइड हो गया विश्व। अब रसिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना खुले तौर पर, और फिर आज में एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान ने, आपको देखा होगा, पाकिस्तान में यहां पर पहुंच गए। इसको यूएसए को यूक्रेन का सपोर्ट हासिल है। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रिटेन का, यूके का सपोर्ट हासिल है, फ्रांस का सपोर्ट हासिल है, इसके अलावा अन्य जो नाटो देश है उनका भी सपोर्ट हासिल है वहां पे, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। ये तरह समझिए। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, ये चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है। भाई चाइना को तो बचाना चाहिए यूक्रेन को, लेकिन चाइना नहीं बचा रहा है। इसके पीछे रीजन समझिए। इसके पीछे रीजन है कि अगर रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है, इस युद्ध होता है और इस युद्ध में यूक्रेन पे कब्जा हो जाता है रूस का, तो मौका मिल जाएगा किसको, चीन को। चीन को क्या मौका मिल जाएगा, चीन आसानी से ताइवान को अपने अंडर में ले सकता है, जैसा कि उसने दिखाना शुरू कर दिया है। एक बड़ा रीजन। दूसरा, पाकिस्तान साहब क्यों कर रहे हैं, इनके पास तो कुछ है भी नहीं आतंकवादियों के अलावा। ये वैसे भी क्या मालूम इनके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन इनके पास, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों के अलावा तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके भी हित हैं। क्या इनके हित हैं, ये सपना देख रहे हैं कि अगर यूक्रेन कब्जा हो गया रसिया का, ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का, तो फिर ये आएंगे कश्मीर की तरफ, ये कहेंगे कि कश्मीर भी हमें चाहिए, कश्मीर भी हमारे लिए है, ये चाइना को असर्ट करेंगे और उसकी मदद से कश्मीर लेने की कोशिश करेंगे। तो हर देश अपने स्वार्थ के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हर देश अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसा कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए यूएसए क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो देखिए यूएसए की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यूएसए अपने आप को अंतरराष्ट्रीय सरपंच कहता है, लेकिन अफगानिस्तान से उन्हें जाना पड़ा, आप जानते हैं, ईरान उनकी बात नहीं सुन रहा, यूएस की इमेज खराब होती जा रही है। अगर यहां पर भी रसिया ने कब्जा कर लिया यूक्रेन पर, तो जो ठेकेदार बनता है यूएसए, सरपंच बनता है यूएसए, वो उसकी सरपंची उसके हाथों से चली जाएगी, और फिर चाइना और रूस मिलकर पूरे वर्ल्ड को दोबारा से डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। ऐसा हरगिज यूएसए नहीं चाहता है, ऐसा हरगिज यूएसए नहीं चाहता है। यही रीजन है कि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से यूएसए बिल्कुल सपोर्ट में आ रहा है किसके, आप जानते हैं, समझ में आ गया। क्लियर हुई मेरी बात, आगे बढ़ो। चलिए, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे कुछ और बातें देखिएगा, तो मैं आपको चीजें समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिए अब जरा, ठीक है, अन्य देशों के हित समझ में आ गए। अब जरा आइए भारत, समझिए मेरी बात। भारत और विश्व पर इस विवाद का असर, भारत पर क्या असर पड़ेगा ये आप जानिए। ठीक है, देखिए भारत पर क्या असर पड़ेगा, कहने को तो भारत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, भारत से तो इतनी दूर है, लेकिन आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रहते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के युग में रहने का मतलब है कि विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कोने में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है, हमारे और बाकी अन्य देशों के ऊपर पड़ता है। ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर कुछ होता है तो भारत के ऊपर असर पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यूक्रेन पहला एशिया का देश था। यूक्रेन, आपको बता रहा हूँ, यूक्रेन ने सबसे पहले एशिया में अगर किसी देश के साथ अपने संबंध बनाए थे तो वो भारत के साथ थे। 1993 में यूक्रेन ने भारत के साथ अपना पहला दूतावास खोला था एशिया के अंदर। दूसरी बात, भारत सूरजमुखी के तेल के आयात में हम लगभग 70% सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से ही लेते हैं। तीसरी चीज, आप जानते हैं यूक्रेन को
अनाज का टोकरा कहा जाता है, ब्रेड का टोकरा कहा जाता है। अगर यूक्रेन में ऐसी युद्ध की समस्या होगी तो पूरे देश को समस्या उठानी पड़ेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत के अपने हित हैं। इसके साथ साथ भारत के 18,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आज पूरा विश्व एक विवाद में जो झुलस रहा है, अगर ये विवाद वास्तविक विवाद बनता है तो इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को उठाना पड़ेगा, जिसमें ना तो इंडिया अछूता रहेगा ना कोई और अछूता रहेगा। क्योंकि इन दोनों में विवाद होता है तो क्या देखने को मिलेगा? ऑयल सप्लाई बाधित होगी, ऑयल सप्लाई बाधित होगी तो समस्या बाधित होगी। अब कोई भी खुल के देश आना नहीं चाहता, भारत भी इससे अपना दरकिनार करने की कोशिश में है। देखिए जरा, अब आपको फिर समझ में आ गया। अब आप एक बात समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मेन बात है। वो मेन बात क्या है, उस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा जरा ध्यान से। क्या मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे सुनिए। देखिए, अब आखिर इंडिया कहाँ जाए, इंडिया का स्टैंड क्या हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया कहाँ जाए, भारत का पक्ष क्या हो, भारत का पक्ष क्या हो। आप बताइए क्या पक्ष हो भारत का? क्या भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए या फिर भारत को किसका साथ, रूस का साथ देना चाहिए? आप बताइए भारत का पक्ष इसमें क्या हो आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको इसका डायमेंशन आपको देता हूं क्या होना चाहिए यहां पे। तो देखो, अगर आप समझोगे ध्यान से तो भारत समझने की कोशिश करना। अगर भारत, कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारा और चीन के बीच में गलवान घाटी विवाद हुआ था, हमारा और चीन के बीच में गलवान घाटी में लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। रूस ने इसमें ना तो चीन का साथ दिया और ना ही भारत का साथ दिया और अपने आप को क्या रखा, अपने आप को तटस्थ रखा। अगर ऐसे में भारत यूक्रेन के समर्थन में बोलता है तो रूस किसके साथ चला जाएगा? रूस सीधा सीधा चाइना के साथ चला जाएगा। और चाइना के साथ जाने का मतलब है कि भारत के ऊपर कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा गलवान वैली के विवाद को लेकर, जो कि हमारे हित में नहीं होगा, जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करेगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आप समझने की कोशिश करिए कि अगर भारत यूक्रेन के साथ जाता है तो क्या देखने को मिलेगा? आप जानते हैं 60% से ज्यादा वेपन आज भी हम कहने को हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी 60% से ज्यादा हथियार हम कहां से लेते हैं? रूस से लेते हैं, जिसकी सप्लाई हमारे लिए बाधित हो सकती है। ये समस्या का मुद्दा है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ऑयल सप्लाई वहां से होती है, बड़ी मात्रा में गैस सप्लाई वहां से होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हित में नहीं जाएगी और ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम इसके साथ जाते हैं तो ये किसके समर्थन में जा रहा है आजकल? नाटो में, नाटो के समर्थन में जा रहा है। तो यहाँ से भी अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, ब्रिटेन के साथ भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य और देशों के साथ भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत एक तटस्थ नीति अपनाए। भारत एक तटस्थ नीति तो नहीं कहूंगा, भारत एक गुटपेक्षता की नीति अपनाए ताकि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करे और इन दोनों के बीच में युद्ध को समाप्त करने का काम करे, जिससे कि हमारा भी हिस्सेदार रहे, यूक्रेन के भी हिस्सेदार रहे और साथ में रशिया का भी हिस्सेदार रहे और समस्याएं निपट जाएं। ये भारत को अपना पक्ष लेने की कोशिश करनी चाहिए। चीजें समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं हम और अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया? बताइए जरा एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और बातें। आगे क्या है? अब देखिए, चारों तरफ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर, अलग अलग टाइप के न्यूज और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर एक शेर है एक सब सर का, तो उनको मैं कहना चाहूंगा क्या है? टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की ही बात होती है। इसका मतलब क्या है? युद्ध चाहे किसी का भी हो, चाहे रसिया यूक्रेन के बीच में हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो या किसी में भी हो, नुकसान मानव को उठाना पड़ता है, कोक धरती ही हिमान होती है। तो ऐसे में अगर इस समस्या का समाधान बातचीत से निकल जाता है, इस समस्या का समाधान आपसी सहमति से निकल जाता है, तो कितना अच्छा रहेगा और चीजें सुलझ जाएंगी। ना खून के कतरे बहेंगे, ना कोई देश अपनी चालाकियां साबित कर पाएगा, ना ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर ये युद्ध होता है, ये युद्ध आगे बढ़ता है, तो समस्याएं और ज्यादा देखने को मिलेंगी और हो सकता है कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाए, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिले। तो ऐसे में
प्रार्थना यही करनी है हम सबको कि ये जल्दी से जल्दी संकट टल जाए और समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि चीज़ें आपको मैं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ। आज थोड़ा सा आप जानते हैं पहली बार इस तरह से आना थोड़ा सा हेजिटेशन है, बट जैसे जैसे हम चीज़ें आगे बढ़ाते जाएंगे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। और अभी भी स्टूडियो पूरा रेडी नहीं है, तो एक दो दिन में जैसे ही रेडी होगा तब आपके सामने और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही मैं खबरें अब आपके सामने लाता रहूँगा, टॉपिक्स एक्सप्लेन करता रहूँगा और बाकी सब्जेक्ट्स चीज़ें और भी आपके सामने आती रहेंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दुआ करिए कि युद्ध में ना बदले, नहीं तो आप देख रहे हैं ये क्या है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की ही बात होती है, समस्याएं हम सबको ही उठानी पड़ेंगी और इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। शुभकामनाएं आपकी और मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।